हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जेआरएफ। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं और मेरी टीम आपको कराते हैं कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तीनों करके रख लीजिए। आपके लिए हमारे चैनल पर टेलीग्राम के माध्यम से डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो अकाउंट स्टेटमेंट बनती है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि जो कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास 5 तरीके की हमारे स्टेटमेंट बनती है जो कि कंपनी को बनानी पड़ती है, जिसमें एक होता है हमारा पीएनएल के अकाउंट बनता है, दूसरा होता है हमारे बैलेंस शीट, तीसरा होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, चौथा होता है हमारा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, चेंज इन इक्विटी, क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमारी एक होती है, और एक जो हमारा होता है वो होता है हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है? नोट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। जो कि हमारे बेसिकली जो हमारे बैलेंस शीट के बाहर जितने भी नोट्स वगैरह लिखे जाते हैं वो सब। तो ये 5 तरीके की स्टेटमेंट जो है होती है हमारी कंपनी को बनानी होती है, जिसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जो कि कंपनी की एक लिमिट पूरी करने के बाद इसकी कुछ बेसिक असम्पशंस होती हैं, उनको पूरा करने के बाद कंपनी को ये बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो आप कैश फ्लो से क्या समझते हैं? तो कैश फ्लो का मतलब होता है नकदी प्रवाह। क्या होता है जी? कैश फ्लो का मतलब होता है हमारा नकदी प्रवाह। मतलब किसी व्यक्ति के पास, या जैसे कि हम अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अपना कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स में हम बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में किसी भी बिजनेस के पास कितना पैसा आया, मतलब इनफ्लो कितना हुआ एंड उसके पास आउटफ्लो कितना हुआ पैसों में। तो इस इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जो कि बताती है कि हमारा बिजनेस में कैश की पोजीशन क्या है। सिर्फ कैश की पोजीशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस ये 3 एक्टिविटी द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इसका, कि मान लो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा उल्टा पढ़ाती हूँ। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप क्या करेंगे? उससे कुछ सामान खरीदेंगे, उससे बिल्डिंग खरीदेंगे, उससे मशीनरी खरीदेंगे। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा जी? इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा आपको पड़ेगी कि जब आपके पास सामान आ जाएगा, आपके पास पैसे भी हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि आप जो जिस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है उसमें आप क्या करेंगे? उसका काम को करना चालू कर देंगे। बेसिकली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका सीक्वेंस होता है कि पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालते हैं पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे हमारी इन्वेस्टिंग आती है, थर्ड नंबर पे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा उल्टा पढ़ती हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कि अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, फिर हम उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और देन उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपना ऑपरेशन चालू कर देते हैं। तो इसमें 3 तरीके की एक्टिविटी यूज की जाती है: फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज। अब समझते हैं कैश फ्लो का मतलब। मान लो कोई इंसान है ए के पास सुबह के टाइम उसके घर से उसको 10 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 10 रुपए। अब ए के घर कोई रिश्तेदार आया, मान लो 20 का एक रिश्तेदार है, इसने इसको 5 रुपए और दे दिए, तो ए के पास कितने रुपए हो गए? 15 रुपए हो गए। लेकिन इसने 10 रुपए का कोई सामान खरीद लिया शाम तक आकर के। क्या कर लिया? 10 रुपए का कोई भी, मान लो कोई भी गुड्स खरीद लिया, या कोई भी, मान लो इसने आइसक्रीम खरीद ली, ठीक है, आइसक्रीम खरीद ली इसने। तो अब इसके पास कितने बचे? 5 रुपए। तो इसका पूरे दिन का जो कैश फ्लो का जो पैसा हुआ, कैश फ्लो करने के बाद, वो कितने रुपए बचे? इसके पास कैश फ्लो हुआ टोटल कितने का? 5 रुपीज का। मतलब अब उसके जेब में कितने रुपए बचे हुए हैं? 5। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, जो इसके पास ये 5 रुपए आए थे, इसको हम कहेंगे कैश इनफ्लो। क्या कहेंगे इसको? कैश इनफ्लो। एंड जो इसने 10 रुपए की ये जो आइसक्रीम खरीदी थी, इसको हम कहेंगे आउटफ्लो। इतना पैसा उसके पास चला गया। अभी हमारे पास 5 रुपए बच रहे हैं पैसे, तो हम ये कहेंगे कैश फ्लो बच हुआ है इसका। अगर यही पैसे, मान लो ये 10-15 की जगह 20 रुपए खर्च कर जाता और 5 रुपए इसके उधारी बच जाते, मान लो इसके पास 5 रुपए उधार हो जाते, माइनस का बैलेंस होता, तो ये इसका होता कैश यूज निकल के आता। तो इसी तरीके से हम बिजनेस में कितना पैसा आया, कौन कौन सी एक्टिविटी से आया, और किस किस कहाँ कहाँ से पैसा चला गया, सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को इसमें लेकर के चलते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम कैश की पोजीशन ज्ञात करते हैं कि कैश की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें काम करती है। आइए अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? तो कैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ बिजनेस। सीधी सी बात है, अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की भी बात कर रहे हैं तो कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसके अंदर जितना इंपॉर्टेंस ब्लड की होती है, सेम उतनी ही बिजनेस को किसकी इंपॉर्टेंस होती है? कैश की इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट कैश बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इफ फर्म नीड कैश टू मेक पेमेंट्स टू इट सप्लायर, अगर उसको सप्लायर को पैसा देना है तो उसको कैश की जरूरत पड़ेगी। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, किसी को सैलरीज दे रहा है, किसी को वेजेस दे रहा है, या किसी को इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड देने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कैश की जरूरत पड़ती है। तो वही बोल रहा है कि व्हाट ब्लड इज टू अ ह्यूमन बॉडी, कैश इज टू अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए किसकी जरूरत होती है? कैश की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बिजनेस नीड टू मेंटेन एन एडुकेट बैलेंस ऑफ कैश। तो एक बिजनेस को बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वो एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे संतुलन में क्या करे? कैश को बना करके रखे। इसी के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने बिजनेस की कैश की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो फिर आता है द मैनेजमेंट ऑफ कैश इज वेरी एसेंशियल। देयर शुड बी फोकस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा, मतलब पैसों का बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि वो कैश कितना आया एंड कितना गया उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो बोल रहा है कैश तो मतलब समझ गए कि जो बैंक में पैसा है और जो हमारे हाथ में पैसा है, 100, 200, 500 के नोट जो है, और जो पैसा हमारा बैंक में जमा है, उसको तो हम कैश कहते हैं। और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? तो कैश का मतलब क्या होता है? जो हमारे हाथ में पैसा है, कोई बैंक में डिमांड डिपॉजिट वगैरह पड़े हैं, उसको हम कैश कहते हैं। लेकिन कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, या कोई कैश क्रेडिट है, या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये सारी हमारी कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होती है। बेसिकली जिनको हम बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी कैश इक्विवेलेंट में आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम इसमें फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के फीचर क्या होते हैं कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक 12 महीने की अवधि के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक स्टेटमेंट कहते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑन अ कैश। ये कैश में क्या चेंज आया और उससे हमारी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इसका पता हम किससे निकालते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से निकालते हैं। इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश एंड एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर चेंज इन कैश पोजिशन बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। कि दो बैलेंस शीट में हमारी कैश की पोजीशन में या कैश में क्या चेंजेस आए हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बोल रहा है कि इट इज नॉट मैच अगेंस्ट रिवेन्यू, कि ये रिवेन्यू के अगेंस्ट ये मैच नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके कितने खर्चे हो गए वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। अभी मैंने बताया ना, 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस में, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। इन तीनों एक्टिविटी में कितना कैश इनफ्लो हुआ है एंड कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, और इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बाद कितना बैलेंस हमारे कैश में बच गया, हमारे कैश में बच गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और रिवाइज हुई है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कैश फंड एंड कैश फंड इंक्लूड क्या करता है? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जो भी मैंने बता दिया कि जिनको हम बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे कि द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शोज 3 मेन कैटेगरीज: कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कौन कौन सी करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। ऑपरेटिंग मतलब जिस भी काम का ऑपरेशन हो रहा हो। अगर मान लो मैं किसी बैंक के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं, अगर मैं अपनी स्टेटमेंट किसी बैंक के अकॉर्डिंग बनाऊं, तो उसका डेली की एक्टिविटी क्या है? पैसा लेना और देना। ठीक है, तो वो उसका किसमें आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। वहीं अगर कोई कपड़े का काम कर रहा है, ठीक है, कोई कपड़े क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? डेली कपड़ा बनाना, कपड़ा आएगा उसके पास, कपड़े का वो सामान बनाएगा, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। मतलब जिससे रिलेटेड हमारा बिजनेस है वो ही उसका क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। वहीं अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो ये क्या करेगा? लॉन्ग टर्म असेट, जैसे कि मैंने कोई लैंड खरीद ली, कोई फर्नीचर खरीद लिया है ना, इस तरीके की चीजें किसमें आ जाती है? मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब उसकी सेल्स या परचेज पैसा उसमें गया है या आया है, वो सारा किसमें इंक्लूड होगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूँ तो फाइनेंसिंग में जितना भी हमारे बिजनेस को जो फंड जनरेट करने के लिए जो भी चीज लगती है, जैसे प्रीफरेंस शेयर हो गए, इक्विटी शेयर लगे, फाइनेंस आएगा कहाँ से? या तो आप लोन लोगे, डिवेंचर वगैरह इशू करोगे, लोन लोगे लॉन्ग टर्म, या फिर इक्विटी शेयर से पैसा लोगे, या फिर प्रीफरेंस शेयर से पैसा लोगे। तो इन सब की जितनी भी जहां से पैसा आएगा या जहां से पैसा जाएगा, वो सब किसमें आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक एक करके इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? तो
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है आर द एक्टिविटीज दैट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस, की जो बिजनेस का या एंटरप्राइज का जो मेन कोर फंक्शन होगा ना, वही क्या होगा, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। जैसे कि कोई कंपनी है, वो गारमेंट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, जैसे कि उसको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लग जाएंगे, वो सेल्स करेगी, तो ये इसका डे टू डे वाला एक्टिविटी हो जाएगी, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। दीज आर द प्रिंसिपल revenue generating activity or the main activity of the enterprise, and these activities are not investing and financing। ये वाली एक्टिविटीज क्या होंगी, ना ही तो इन्वेस्टिंग में जाएंगे और ना ही फाइनेंसिंग में जाएंगे। जो कि किसी बिजनेस का डे टू डे वाला वर्क होता है, वो सारा किस में चला जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सिग्निफाइज द कैश ऑफ कंपनी जनरेट्स फ्रॉम द इट्स ऑन गोइंग एंड रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, कि अब वो क्या करेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जितना उसका डेली डे टू डे रूटीन वाली एक्टिविटीज में जितना कैश जा रहा है और जितना कैश आ रहा है, उन सबका लेखा जोखा इसमें करा जाएगा। तो इसमें क्या क्या होगा रूटीन में, डेली क्या होगा, या तो गुड्स परचेज किए जा रहे होंगे सामान बनाने के लिए, या फिर सेल्स की जा रही होगी, या फिर सर्विस दी जा रही होगी, ठीक है। फोकस ऑन कोर बिजनेस, सिर्फ ये किस पे वो करता है, कोर बिजनेस पे, और जो भी ये नॉन कोर आइटम्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। As it consider only the core business, cash flow from operating activities is a yardstick to verify the financial status of a company। तो ये क्या करती है, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, तो ये हमारे डे टू डे रूटीन का कितना पैसा हमारे बिजनेस को चाहिए, कितना है कितना नहीं है, या और जरूरत तो नहीं है, कहीं ज्यादा तो नहीं है, उन सबको मैनेज करने के लिए हमें ये वाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का यूज करना पड़ता है। तो इसमें भी दो तरीके की चीजें बनती है, कि एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा हमारे अकाउंट में आया और कितना गया। तो आने वाला कहाँ से आएगा, जब आप सेल्स करोगे तभी तो आएगा, या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आएगा, या फिर आपको कहीं से रॉयल्टी मिल रही है, कहीं से फीस मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, या अदर रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सारे हमारे किसमें होगा, कैश फ्लो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं, तो आउटफ्लो में कहाँ से पैसा जाएगा, आप किसी सप्लायर को पैसा देंगे जहां से आपके गुड्स एंड सर्विस आ रहे होंगे, आप किसी पेमेंट करेंगे किसी एम्प्लॉय को, है ना, या बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय आप पेमेंट करेंगे, या आप किसी को क्लेम दे रहे होंगे, एन्यूटीज दे रहे होंगे, या अदर बेनिफिट्स दे रहे होंगे, या फिर आप इनकम टैक्स का रिफंड कर रहे होंगे, ये सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएंगे। मतलब जो हमारा डे टू डे रूटीन वाला खर्चा होगा, जितना पैसा हमारे बिजनेस में आएगा और जितना जाएगा, वो सारा किसमें इंक्लूड करते हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो मैं अपनी वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तक हमने यहाँ तक स्टार्ट पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि बिजनेस ने अपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करे, मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स में या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ खर्च करे। बस एक सिंपल सी फंडा याद रखने की जरूरत है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जहां जहां गाय वहां वहां बछड़ा, मतलब जहां जिस चीज की बात आ रही होगी ना, मान लो अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। मान लो मैंने किसी के शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, शेयर्स नहीं, शेयर्स तो फाइनेंसिंग में आ जाएंगे, उसको छोड़ो। मान लो मैंने किसी के यहाँ मैंने किसी को मैंने लोन दे दिया, ठीक है, और मैंने अगर उसको लोन दिया तो वो बदले में मुझे इंटरेस्ट देगा। तो अगर मैंने लोन दिया है तो मतलब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर वो पैसा जाएगा, तो अगर उसके बदला का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो भी उसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर किसी ने मुझे पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरे पास किसी ने पैसे दिए हैं, तो अब अगर मैं बदले में उसको इंटरेस्ट वगैरह दे रही हूँ, तो वो किसमें चला जाएगा, मेरा फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जहां जहां गाया जाएगा वहां वहां उसका बछड़ा भी जाएगा। वहीं अगर मैं फाइनेंसिंग की भी आगे बात करूंगी, तो फाइनेंसिंग में भी सेम चीजें होंगी कि अगर मान लो किसी ने मेरे शेयर खरीदे हैं, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, बदले में उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो वो दोनों एक्टिविटी कहाँ चली जाएंगी, फाइनेंसिंग में चली जाएंगी। सेम अगर मैंने किसी के शेयर खरीदे हैं, तो फिर उल्टा होगा वहां पे, तो वो भी उसी के साथ साथ इंक्लूड होगा। तो जहां जहां गाया जाएगा वहां वहां उसका बछड़ा भी जाएगा। इस चीज से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्वाजिशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। जो कैश इक्विवेलेंट में नहीं इंक्लूड होंगी वो सारी इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदी होंगी, मान लो हमने कहीं बिल्डिंग खरीदी है, कहीं लैंड खरीदी है, और या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, मान लो किसी को हमने लोन दिया है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ चली जाएंगी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाएंगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स असेट्स ऑफ अ कंपनी। मान लो अगर मैंने कहीं सेल्स कर दी,
अगर मैंने कहीं सेल्स कर दी, मान लो मैंने अपनी लैंड कहीं बेच दी, तो अगर मैंने बेची है तो उसका पैसा मेरे पास आएगा, तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। वहीं अगर मैंने परचेज कर ली तो उसका पैसा क्या हो जाएगा, जाएगा, तो वो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनफ्लो वाली चीज को ऐड करेंगे एंड आउटफ्लो वाली चीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दीज असेट्स इंक्लूड लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। दिस एक्टिविटी सिग्निफाई द एक्सटेंट ऑफ टू विच एक्सपेंडिचर आर मेड फॉर रिसोर्सेज टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। कैश फ्लो रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि जो भी कैश फ्लो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा वो सारा किसमें चला जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। तो कैश रिसिप्ट कहाँ से आ सकता है, मान लो आपने कहीं फिक्स असेट्स बेच दी है या इंटेंजिबल असेट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, वहीं कैश रिसिप्ट कहाँ से आ जाएगा, डिस्पोजेबल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगा। और अगर आपने कहीं पेमेंट करी है एडवांस में या फिर आपने लोन लिया है किसी थर्ड पार्टी से, अगर मतलब मैंने किसी से लोन लिया है तो वो मेरा फाइनेंशिंग में चला जाएगा। अगर थर्ड पार्टी वाला लोन अगर मेरा आ जाता है तो वो मेरा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। अगर मैं अभी आपको जब नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो ये क्वेश्चन आया भी है कि थर्ड पार्टी लोन कौन सी वाली एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजेबल ऑफ शेयर, वारंट्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, मेरी इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। इंटरप्राइजेज अदर देन रिसीव्ड फ्रॉम दोज इंस्ट्रूमेंट कंसिडर एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा कंसीडर किया गया है तो वो भी सारा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांस, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, जब आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तभी तो मिलेगा। अगर मान लो हमारे पास किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए तो हमें तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उसको। अगर हमने कहीं, अगर किसी ने हमें लोन दिया है तो वो मेरा फाइनेंशिंग का पार्ट बनेगा, लेकिन अगर मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो वो जब मुझे इंटरेस्ट देगा तो वो मेरा किस में इंक्लूड होगा, इन्वेस्टिंग में इंक्लूड होगा। डिविडेंड अगर मेरे को रिसीव हो रहा है तो मतलब अगर मान लो मैंने किसी कंपनी और अदर कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं और किसी के मैं इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर खरीद के बैठी हूँ तो वहां से मुझे डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड रिसीव होगा तो वो मेरा किस में इंक्लूड होगा, इन्वेस्टिंग में इंक्लूड होगा। और अगर वहीं अगर किसी ने मेरी कंपनी में शेयर खरीदे हैं तो वो किसकी एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखने की जरूरत है। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको और भी फर्दर क्लियर होता रहेगा। फिर बोल रहा है कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट्स होते हैं ना, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, और ये सब क्या हो गए, इसको हम अलग रखते हैं अपने से क्योंकि वो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं होते। तो ये सारी हमारे किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अगर इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अब आउटफ्लो कैसे, अभी तक तो हमने इनफ्लो देख लिया, अब हम देखेंगे कि हमारा आउटफ्लो कैसे होगा। तो कैश पेमेंट टू एक्वायर्ड फिक्स असेट्स, अगर मैंने कहीं पे फिक्स असेट्स मैंने परचेज की है, अगर मैंने सेल की होती तो मेरे पास पैसा आता, लेकिन अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास से पैसा जाएगा, मतलब कि आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें इंटेंजिबल असेट्स भी इंक्लूड होगी। ठीक है, फिर कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, अगर मैंने किसी के शेयर खरीदे, वारंट खरीदे, डेब्ट खरीदा है या ऑफ किसी अदर कंपनी के खरीद लिए तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। कैश एडवांस एंड लोन्स थर्ड पार्टी, अगर मैंने थर्ड पार्टी का लोन कहीं से लिया है, मतलब किसी कहीं से लिया नहीं, मतलब मैंने किसी को दिया है तो वो भी मेरे किस में चला जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। अगर उसका कोई ऐसा डेली मतलब फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज नहीं है, क्योंकि दो तरीके के एंटरप्राइज होते हैं हमारे इसमें, एक तो होता है हमारा फाइनेंशियल एंटरप्राइज, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज का अगर है तो वो मेरे उसमें चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है। और अगर नॉन फाइनेंशियल है, मतलब कोई बैंक बैंक वाला काम नहीं है, तो ये मेरा किसमें चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। क्योंकि हमारी एंटरप्राइजेज भी ना इसमें दो तरीके की इंक्लूड होती है, एक फाइनेंस वाली और एक नॉन फाइनेंस वाली, एक फाइनेंस वाली और एक नॉन फाइनेंस वाली। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रखते रखते ही हम इसको क्या करेंगे, आगे के लिए फर्दर इसकी पार्टीशन करते हैं। फिर बोल रहा है कैश पेमेंट फॉर फ्यूचर फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सारी जो भी अगर मैंने पेमेंट करी है तो वो मेरे किस में चला जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, अगर वो फाइनेंशियल कंपनी है तो। ठीक है, चलते हैं फिर आते हैं हमारे फाइनेंशिंग में हमारे, आप बताओ पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे आपके पास। अगर आपने किसी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं, है ना, या बेचे हैं, या आपके किसी ने इक्विटी शेयर खरीदे हैं, या आपके प्रेफरेंस शेयर आपके किसी ने ले रखे हैं, या आपको किसी ने लोन दे रखा है, और या फिर आपने किसी के डिवेंचर किसी को बेच रखे हैं। ठीक है, डिवेंचर। ठीक, अब इसके साथ क्या आता है, इसके साथ अगर आपके यहाँ पे किसी आपने पैसा कलेक्ट करने के लिए आपने इक्विटी और प्रेफरेंस किया तो आप उसको डिविडेंड देंगे, तो इसके साथ साथ डिविडेंड भी आएगा। अगर आपने लोन दे रखा है या फिर डिवेंचर दे रखे तो आप क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो ये भी इसके साथ ही इंक्लूड होगा। तो मतलब जहां जगह है वहां इसका बछड़ा आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे कि हम पैसे कहाँ कहाँ से लेते हैं, इक्विटी से लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर से लेते हैं, या फिर हम किसी से लोन लेते हैं, या फिर हम डिवेंचर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म जितना भी हम कैपिटल फंड रेज करेंगे वो सारे हमारे किस में चला जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में चला जाएगा। लेकिन वो बिजनेस
बिजनेस जो होगा वो हमारा नॉन फाइनेंसिंग होगा तभी करेंगे। मान लो किसी का डे टू डे रूटीन वाला ये काम है, डे टू डे वाला रूटीन का ये काम है, तो वो सारा हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो फर्दर क्लासिफाई करेंगे कि वो जो बिजनेस है वो फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है या फिर नॉन फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है, उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो जिसमें क्या आ जाता है, कैश प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हमने किसी को इशू करे, डिवेंचर इशू करे, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है, ये सारी चीज हमारी किस में आ जाएगी, जहां से हमारी कंपनी को पैसा मिल रहा होगा, तो वो सारा कहाँ चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये ओनर्स की कैपिटल में क्या करता है, चेंज करता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाता है या फिर इक्विटी, ये सारी, या हम किसी से उधार ले लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे किसमें आ जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती है। तो कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, मान लो हमने इशू करें तभी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो इशू करेंगे तो हमारे पास वो इनफ्लो होगा, ऐड होगा। अगर हमने किसी को डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, ये सब भी हमने इशू करे हैं तो ये क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा। वहीं अगर हम इसको पैसे रिफंड कर रहे हैं, किसी के बोरोड मनी पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिससे हमने लोन लिया उसको इंटरेस्ट देंगे ना, या फिर हम किसी को लॉन्ग टर्म में या एडवांस दे रहे हैं, ठीक है, तो या फिर हम अपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर पे क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या आएंगी, आउटफ्लो में इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास में सिर्फ इतना ही था कि कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्दर क्वेश्चन, पीवाईक्यू और अच्छी तरीके से और डिटेल डिस्कशन के साथ इसका फॉर्मेट को लेकर आऊंगी। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली क्विज प्रैक्टिस होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।